Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और आपकी लास्ट की ये 2-3 क्लासेस चल रही हैं। ये थर्ड लास्ट क्लास है आपकी एंड यहाँ पे हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको पूरा जो सिनारियो रहेगा एनालिटिकल CRM पढ़ने का वो बता ही दिया था। और आई होप आप लोगों ने कल वाली पूरी क्लास अच्छे से रिवाइज भी कर ली होगी। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है ना, तो वीडियो यहीं पॉज करो और जाके पीछे का सारा रिवाइज करके आओ आप, ठीक है। एटलीस्ट जो कल वाली क्लास थी वो तो रिवाइज करके आना ही आना है, ठीक है ना। क्योंकि अब हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे डेटा वेयर हाउसिंग हो गया आपका, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग हो गया, देन उसके बाद में ओलैप एनालिसिस हो गया। इसके अलावा आपका जो डेटा माइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो मेन पार्ट है ना एनालिटिकल CRM का, देन डेटा की एक स्किल्स होती हैं वो भी हमें देखनी पड़ेगी। और ये सब जो है आपका पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक इनडिफरेंट पार्ट है ये इसका, ठीक है। तो यही जो डेटा वेयर हाउसिंग है, ओलैप है, डेटा माइनिंग है, ये तीनों के तीनों जो है बिल्कुल इनडिफरेंट पार्ट है एनालिटिकल CRM का, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आपको और समझ देता हूँ। आज आपकी क्लास नंबर 31 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 30 क्लासेस नहीं किए हैं तो जाके करके आओ भाई, सारा रिवाइज करते रहो और शुरू करते हैं। देखो, हाँ, यहाँ पर आप देखो ओलिव बोर्ड का, और यहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट है, वो जाकर के आप देना। ये ओलिव आपको ना डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिंक एक पिन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको जाके ऐसे आप एक उस पर पहुंच जाओगे, ठीक है, स्क्रीन पे। तो वहां पे आप क्या करना, अपना फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे देके आना। और देखो, जितने भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं या फिर क्विजेस मिल रहे हैं वो सारे के सारे लगाते जाना है अब, ठीक है। तो यहाँ पे ओलिव बोर्ड की साइट है, अच्छे क्वेश्चन है इनके, एक बार जाके लगाओ। और यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी फ्री में। और हाँ, फ्री मॉक टेस्ट लगाना है इसका, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करके बताना भाई कैसा क्या चल रहा है। खैर देखो, यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा था, ये सब हमने देख लिया था ऊपर वाला। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो क्या होता है ना, ये जो पूरा का पूरा एनालिटिकल प्रोसेस है, इसमें क्या काम चल रहा होता है। सबसे पहले तो आपका जो CRM का डेटा है, ERP का डेटा है, टेलीफोनी का डेटा है और सोशल मीडिया डेटा। मैंने आपसे क्या बोला था, डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, ये जो सारा का सारा डेटा अपने पास आ रहा है ना, CRM का हो गया। ERP वाला डेटा कौन सा होता है, जो हमारा बिजनेस रिलेटेड डेटा होता है ना, जो हमारा बिजनेस का डेटा होता है वो होता है ERP वाला। ERP का फुल फॉर्म सभी को याद है ना, क्या बताया था मैंने? चलो ERP का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ, ठीक है। देन आपका टेलीफोनी से रिलेटेड डेटा हो गया, सोशल मीडिया का, कस्टमर का हमें जितना भी डेटा मिल रहा है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सोशल मीडिया से हमें वीडियोस भी मिलती हैं अपने जो कस्टमर वगैरह हैं, या फिर जो प्रोस्पेक्ट है, या फिर जो भी आपका कोई पर्सन है, उसकी वीडियोस के फॉर्म में भी मिलता है हमें डेटा, ऑडियो के फॉर्म में भी मिलता है, इमेजेस के फॉर्म में भी मिलता है। तो वो सब जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का होता है, जबकि जो टेक्स्ट के बेसिस पे डेटा होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें जो डेटा मिल रहा है ना, सारा का सारा डेटा हमने उठा लिया। और जब ये सारा का सारा डेटा हम स्टोर करने के लिए रखते हैं ना, कहाँ पर स्टोर करते हैं, ये सभी आपका डेटा स्टोर किया जाता है एक डेटा वेयर हाउस में। तो याद रखना, जहां जो भी आपका डेटा है ना कंपनी का, वो सारा का सारा डेटा हम स्टोर कहाँ पर कर रहे हैं, डेटा वेयर हाउस में। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा उठा के पटक दोगे, ऐसा थोड़ी है कि भाई बिल्कुल कचरा ऐसा डेटा उल्टा सीधा पड़ा हुआ है और हमसे जाके सीधा डाल देंगे डेटा वेयर हाउस में। इसकी भी कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है, वो हमें देखनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात? देन यहाँ पर क्या होता है ना, डेटा डेटा वेयर हाउस में अपना यहाँ पे बढ़िया डेटा वगैरह आ गया। फिर आगे क्या होता है, CRM एनालिटिक्स की जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली जो भी डेटा है ना, इसे हम अलग अलग तरीकों से यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। जैसे एक हो गया रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस हो गई, ओलैप एनालिसिस हो गया, और आपका डेटा माइनिंग हो गया। ये तीन जो है आपके एनालिटिक्स हैं, यानी कि हमें जो अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से आप रिपोर्टिंग कर लो डेटा की, ओलैप एनालिसिस कर लो और उसकी डेटा माइनिंग कर लो। ये तीन चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि भाई रिपोर्टिंग क्या होता है, ओलैप एनालिसिस क्या होता है, देन डेटा माइनिंग क्या होता है। अब डेटा माइनिंग में भी आपका क्लस्टर एनालिसिस हो जाता है, फैक्टर एनालिसिस हो जाता है, हायरार्कियल एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो 3-4 प्रकार के इसमें आपके एनालिसिस होते हैं या फिर एनालिटिक्स होते हैं डेटा माइनिंग के अंदर भी, ठीक है। 3-4 नहीं, ज्यादा ही होते हैं, बट वो हम एक साथ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है आपको एनालिटिकल CRM किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्यों इसमें डेटा जरूरी है, क्यों हमें डेटा वेयर हाउसिंग पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर हो रही है ना बात? वैसे जो डेटा वेयर हाउसिंग है ना, वो अलग ही ब्रांच है। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये पूरा अलग होता है। डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ना एक अलग सेगमेंट है, लेकिन हमें इसमें इसके अंदर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम जो डेटा सेव कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे, बस इतना सा समझना है हमें डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। अरे बोलो हाँ, सारी की सारी बात अगर क्लैरिफाइड है तो। क्लियर हुआ? चलो,
माइंड में जो है आपका एक चार्ट बनता है ना, जो समझने का कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पड़ती। सर हमने कल डेटा वगैरह पढ़ लिया, अब हम ये डेटा वेयर हाउसिंग क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको पढ़ाया था एक रिलेशनल डेटाबेस। क्या पढ़ाया था? रिलेशनल डेटाबेस। फिर वहां से कस्टमर डेटाबेस क्या होता है, ये सब बातें बताई थी ना। तो अगर आपको याद हो, रिलेशनल डेटाबेस हम किसके लिए बना रहे थे? ये हम बना रहे थे स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। कैसे डेटा के लिए? स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, अब ये देखो स्ट्रक्चर में TURE ऐसा लिख लेना, पूरी स्पेलिंग सही से। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा, अब यहां पर ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये जो डेटा है ना पूरा का पूरा, इन चारों डेटा को मिला के अगर मैं बात करूं, तो ये पूरा मिलाकर के बनाता है स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड। और अगर आपको थोड़ी सी बातें याद आ रही हो तो मैंने क्या बताया था कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलकर के एक डेटा बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा। क्या बोला जाता है उसे? बिग डेटा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम डेटा वेयर हाउसिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपका ये स्ट्रक्चर्ड में भी काम करता है, अनस्ट्रक्चर्ड में भी काम करता है और बिग डेटा में भी काम करता है। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग ना बहुत कैपेसिटी का होता है, जिसमें आप जितना डेटा चाहो उतना डेटा भर दो और ये किसी भी टाइप का डेटा अपने अंदर सेव करके रख सकता है। ठीक है, जबकि अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो ये बस अपना टेक्स्ट फॉर्म में जो आपका डेटा होता है उसको ही सेव करके रख पाता है। क्लैरिटी आ रही है ना माइंड में? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलते जाना है, ठीक है ना। चलो, ये सब बातें होगी। अब जरा मैं आपको बिग डेटा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम बिग डेटा को देखें, बिग डेटा के ना एक 3 V's बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? 3 V's ऑफ बिग डेटा। क्या बोलते हैं, क्या होता है? एक छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक बार इसको फटाफट देखते हैं। बेसिकली एक होता है आपका वैरायटी। मैं आपको बता ही चुका हूँ बिग डेटा कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड प्लस का अनस्ट्रक्चर्ड दोनों को मिलाकर के बनता है, यानी कि इसकी वैरायटी कैसी होती है? ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, या फिर आप इसे ऐसा उठा लो कि जो ईमेल वगैरह होते हैं आपकी, जीमेल वाली इंफॉर्मेशन हो गई, तो वो सब थोड़ा सा इसमें आ जाता है, जहां पिक्चर्स वाली फॉर्म भी आ जाएगी, नंबर्स भी आ जाएंगे, टेक्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड में हो जाता है। देन जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कैसी होती है? ये बैच स्ट्रीमिंग डेटा रियल टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब क्या है बिग डेटा की? मैंने आपसे बोला हम जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका वीडियोस भी आ रही होती हैं, कस्टमर का हमें रियल टाइम डेटा भी मिलता है। ठीक है, लोकेशंस वगैरह जो है आपकी, ठीक है, लोकेशंस की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये सब कैसी है भाई? ये इंफॉर्मेशन है आपकी रियल टाइम, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहेगा आपका बिग डेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार इसको सेव करके रख दिया, हो गया काम खत्म। अब लोकेशंस आ रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, तो ये सब क्या होगा आपका? कंटिन्यूअसली रियल टाइम में इसकी वेलोसिटी चलती जाएगी। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बस यही 3 V's हैं, एक वैरायटी, एक वेलोसिटी, एक वॉल्यूम। वॉल्यूम भाई देखो इसका टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, यानी कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। अच्छा, ये पता है आपको एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1000 टेराबाइट होते हैं। ठीक है, 1 पेटाबाइट में होते हैं 1000 TB। क्लियर है? तो यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा आप इसमें सेव कर सकते हो वो कर पाओगे। क्लियर है? तो इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है ना। तो इसमें बस ये छोटी सी बात है कि 3 V का मतलब क्या होता है, कभी कभार अगर क्वेश्चन आ जाए तो बस ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ आपको ये क्लैरिटी आ गई भाई, ये सारी चीजें हैं। तो एक बार अब हम यहाँ पे फटाफट से देखो, हमने यहाँ पे डेटा वगैरह देख लिया, डेटा क्या होता है। अब आपको डेटा के बारे में बस एक बात और पढ़नी है कि डेटा की स्केलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एक स्केलिंग होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। पहले हम समझते हैं डेटा वेयर हाउसिंग कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें, मतलब ऐसा थोड़ी है कि डेटा आप सीधा सीधा इसमें डालते जाओगे। तो वो डेटा किस तरीके से डाला जाता है, क्या यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेटा वेयर हाउस। चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, डेटा वेयर हाउस, अब जरा ध्यान से समझना आप। ठीक है, सबसे पहले सुनना समझना, इसके बाद में आप इसको अपने अकॉर्डिंगली नोट डाउन करना। अब सपोज करो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इतने दिन से हम कंपनी बनाते जा रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं, कोई कोई बना रहे हैं। अब कल मैंने आपको बताया था मेरी अब MNC बन चुकी है, मैंने कई सारी कंट्रीज में अपनी कंपनी की ब्रांचेस खोल दी। अब सपोज करो मेरी कंपनी, जो मैंने अपना माई फोन कंपनी खोली थी ना, याद है माई फोन? हाँ, तो मैंने जो माई फोन कंपनी खोली थी वो मेरी बढ़िया फ्लरिश हो गई और MNC उसकी मैंने डाल दी। कोई ऑफिस उसका USA में है, कोई UK में है, कोई अफगानिस्तान में है, एंड आपका कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो मतलब दुनिया जहान में जगह जगह मेरी कंपनी की ब्रांचेस खुली हुई हैं। अब क्या हुआ, मुझे हर ब्रांच से कुछ ना कुछ डेटा भी मिलेगा। अब डेटा कहाँ कहाँ से मिलता है? अगर आपको याद हो तो जो ऑपरेशनल CRM होता है, ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशनल CRM होता है, वहां से भी तो मुझे डेटा मिलता है। यानी कि जो ये
ये सीआरएम वाला डेटा है, इसी को तो हमने बोला हुआ है सीआरएम डेटा, जो हमें ऑपरेशनल सीआरएम करके डेटा मिल रहा है उसी को बोला जाता है सीआरएम डेटा, ठीक है ना। फिर हमें कुछ डेटा सोशल मीडिया से भी मिलेगा कस्टमर के, कुछ कहीं से मिला कुछ कहीं से मिला, तो दुनिया जहान का डेटा हो गया मेरे पास में और वो इकट्ठा हो गया। यहाँ यूएसए वाला भी होगा, यूके वाला, अफगानिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सारे ऑफिस से मेरे पास डेटा आया हुआ है, जितनी भी ब्रांचेस मैंने खोली। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो सारा का सारा डेटा मेरे पास में आ रहा है ये मुझे कहीं ना कहीं तो सेव करके रखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा डेटा जहां आपका रिपोजिट किया जाता है, जहां आपका ये पूरा इकट्ठा किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। अब ये जो डेटा होगा, आपको पता है भाई जोग्राफिकल कंडीशंस इसकी अलग अलग होंगी। मैंने अगर आपको याद हो डेमोग्राफिक्स का एक एग्जांपल दिया था, वो किस वजह से आता है, जो जोग्राफिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और इंडिया में मेरा इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, क्या है मेरा, इंडिया में माई फोन का हेडक्वार्टर है। अब इंडिया में मैंने इन सब का डेटा मंगा करके रख लिया, अपना जो मेरा डेटा वेयर हाउस बना हुआ था, जो रिपोजिटरी है। बेसिकली यहाँ से आपको एक छोटी सी डेफिनेशन पता चली होगी डेटा वेयर हाउस की, क्या बोल सकते हैं इसको हम, तो ये बोल सकते हो आप, डेटा वेयर हाउस इज द रिपोजिटरी, ठीक है। क्या है ये, आपका रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी ऑफ, किसकी रिपोजिटरी है, लार्ज अमाउंट ऑफ कौन सा भाई, ऑपरेशनल डेटा हो गया, ऑपरेशनल डेटा देन इसके अलावा आपका सोशल मीडिया डेटा। अब ये जितने भी डेटा हैं, सोशल मीडिया डेटा या फिर आपका कस्टमर रिलेटेड डेटा, ठीक है, कस्टमर रिलेटेड डेटा। अच्छा, सोशल मीडिया डेटा और कस्टमर रिलेटेड डेटा दो अलग अलग क्यों लिखे हैं, सोशल मीडिया से आपके कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे ना जो आपके कस्टमर नहीं है कंपनी के, उनका डेटा भी हमने उठाया हुआ होगा, है ना। तो कस्टमर रिलेटेड डेटा हो गया, देन आपका बिजनेस डेटा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बिजनेस डेटा हो गया। बिजनेस डेटा एक्चुअली में यही आपका ईआरपी डेटा होता है, ठीक है, ईआरपी डेटा हो गया मेरा। इसके अलावा मतलब जितना भी दुनिया जहां से जैसा भी डेटा मुझे मिल रहा है, और इवन अगर आपको याद हो मैंने बताया था अलग अलग डेटाबेस को हम क्या करते हैं, जो भी जितने भी डेटाबेस बनाए उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट किया हमने जब अलग अलग डेटाबेस को, समझना बात को ध्यान से, आपके जब डेटाबेसेस को इंटीग्रेट किया गया या फिर उनसे जो डेटा था वो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब थोड़ा बात समझना, मेरा यहाँ पे क्या यूएसए, यूके, अफगानिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह जगह मेरा ऑफिस खुला हुआ है। अब यहाँ पे जो यूएसए है, यहाँ पे मैंने एक अलग यहाँ पे क्या बना रखा है, अपना रिलेशनल डेटाबेस बना रखा है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस काफी इजी होती है ये वाली प्रोसेस, तो ये छोटे छोटे डेटाबेस सबके बने हुए हैं। तो यहाँ से इन डेटाबेस से जो मेरा डेटा इंपोर्ट होके आएगा, तो क्या लिखोगे, डेटा इंपोर्टेड फ्रॉम अदर डेटाबेस। तो आपका जो डेटा वेयर हाउस में डेटा आता है ना, वो दूसरे डेटाबेस से निकाला हुआ डेटा भी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, डेटा इंपोर्टेड फ्रॉम अदर डेटाबेसेस। क्लियर हुई मेरी बात, क्या बोला मैंने कि भैया ये जो डेटा वेयर हाउस है ना, ये तो मेरा ऐसा है कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे डेटा भरा पड़ा था, मैंने सारा का सारा डेटा निकाल करके अपना डेटा वेयर हाउस में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात, इसमें आपका कोई भी डेटा हो सकता है, ऑपरेशनल डेटा, सोशल मीडिया, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सारे के सारे डेटा, बिजनेस डेटा, इवन जो आपके छोटे छोटे डेटाबेस बने हुए हैं उनसे भी निकाला गया हुआ डेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वेयर द डेटा इंपोर्टेड फ्रॉम अदर डेटाबेस इज सेव्ड, तो क्या बोलोगे भाई, डेटा वेयर हाउस। क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया है ना, एक बार रिपीट करके सुन लो, कहां पर आप सेव करोगे, डेटा वेयर हाउस में सेव करोगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं मेरे वर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सारा का सारा डेटा देख रहे हो, ये जो पूरा डेटा है, यानी कि आपका यूएसए से उठाया हुआ हमारा ऑपरेशनल डेटा हो गया, जो भी हमारा बिजनेस डेटा हो गया, कस्टमर रिलेटेड डेटा है, या फिर हमारा जो डेटा इंपोर्ट करके हम डेटाबेस से ला रहे हैं, वो डायरेक्ट अपलोड नहीं किया जाता। अगर आपको याद हो मैंने कल क्या बताया था, डेटा हमारा कैसा होना चाहिए, स्टार्स जैसा हो, डेटा कैसा हो, स्टार्स जैसा हो। तो यहाँ पर डेटा हमारा हो सकता है कि डेटा कुछ कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खामी हो, है ना, कोई सेम डेटा आपका 2-3 बार सेव किया गया हो, या फिर ये सब चीजें। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हम ये पूरा का पूरा लेकर के हमें पटक देना है डेटा वेयर हाउस में। उसमें जब आपका डेटा जाता है ना डेटा वेयर हाउस में, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होके जाता है जिसे बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
कौन सी प्रोसेस से होकर के जाता है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से होके जाता है। कहाँ पर भाई? डेटा वेयर हाउस में। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए भाई, कि जो डेटा वेयर हाउसिंग में डेटा सेव होता है वो कौन सी प्रोसेस से होकर निकल के आता है, तो भाई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें किए जाते हैं दो काम, ठीक है। पहला काम क्या होता है आपका? डेटा स्टैंडर्डाइजेशन का। डेटा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। क्या किया आपने? डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो कस्टमर का डेटा है ना उसको एक सेगमेंट्स में बांट दिया। जैसे आपने बोला कि भाई पर्सनल डेटा अलग रहेगा। क्या बोला आपने? पर्सनल डेटा को अलग एक सेगमेंट में डाल दिया। देन आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, ये आपका अलग पार्ट में डाल दिया। अब ये जो है आपको जब मैं अभी समझाऊंगा ना, ये मैंने आपसे बोला था कि डेटा की स्केलिंग होती है ना, जब मैं आपको ये समझाऊंगा तब आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे आप मेजरमेंट की हम बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी धीमे धीमे समझना है बस। ये हो गया पहला वाला सेगमेंट इसका। इसे एक काम करते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको, बी, और फिर आपका देखो सी क्या हो जाएगा आपका? फील्ड का नाम हो गया, ठीक है। फील्ड का नाम हो गया। देन आपका जो डी नंबर पे आ जाता है डेट वगैरह, ठीक है। डेट वगैरह के बेसिस पे आप इसे अलग से डाल सकते हो। नाउ पर्सनल डेटा में क्या क्या आ जाएगा? आप जैसे इसमें आ जाएगा आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इस तरीके की चीजें आ जाती हैं किसमें? पर्सनल डेटा में। देन आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या आ जाएगा कि आपका हाइट वगैरह के बेसिस पे, ठीक है। क्या हाइट है या फिर आपका क्या वेट रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें मेजरमेंट में आ जाती हैं। देन फील्ड नेम। अच्छा, ये जो आप कहोगे सर अब हाइट और वेट का हमें क्या करना, तो वो अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें फोन बेचना है तो हमें हाइट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो एक बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो मुझे फोन बेचना है। अब फोन बेचना है तो यहाँ पे सपोज करो मेरे कुछ कस्टमर हैं जिनकी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ के कस्टमर्स की हाइट जो है बढ़िया है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है, या फिर क्या आपको बताऊं, सपोज करो एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल भी हाइपोथेटिकल है, ठीक है। लेकिन समझना चीजों को, ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफी छोटे हैं, ठीक है। वो ड्वार्फ्स रह रहे हैं यहाँ पे। कैसे हैं भाई? ड्वार्फ्स रह रहे हैं। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर अपना क्या 7 इंच का फोन बेच पाऊंगा? क्या 7 इंचेस की जो स्क्रीन वाला फोन होता है वो बेचना यहाँ पे ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ पर आप क्या करोगे भाई? 4 to 5 इंचेस या फिर 4.5 इंचेस का जो स्टैंडर्ड स्क्रीन वाला फोन होता है वो बेचना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, फील्ड नेम की अगर मैं बात करूं, इसमें आ जाता है आपका कि सेल्स वैल्यू क्या रही है, यानी कि जो आपका डेटा है वो सेल्स का है या फिर आपका यहाँ पे मार्केटिंग टीम का डेटा है, ठीक है। अलग अलग फील्ड का, जो जिस फील्ड ने लिया हो। डेट तो आपको पता ही है, कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है। ईयर मंथ, ईयर के देखो, ईयर के बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे, डेट जो आपकी डेट होती है पर्टिकुलर या फिर डे होता है उसके बेसिस पे। क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से आप क्या कर लो, जो भी डेटा है आपका उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दो। ऐसा नहीं कि बस उठा के लाए और सारा पटक दिया। क्या करो भाई? पहले उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो। और दूसरी जो प्रोसेस होती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, वो होती है आपकी डेटा क्लीनिंग की, ठीक है। कौन सी होती है? डेटा क्लीनिंग की। देखो, अब डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है? डेटा क्लीनिंग का मतलब है, कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, डी डुप्लीकेशन, ठीक है। डी डुप्लीकेशन, अब जरा याद करो ये डी डुप्लीकेशन क्या था, ठीक है। जितने भी एग्जांपल बताए थे, अब देखो इसलिए हर चीज को मैं जो भी बताता हूं ना कहीं आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो डी डुप्लीकेशन यहाँ आ गया। आपको क्या करना है डेटा क्लीनिंग के लिए? डी डुप्लीकेशन करना है, यानी कि जो आपकी दो मैचिंग चीजें हैं उनको हटा दो, या फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो डबल डबल हो रहा है आपका, उसको हटा देना है। देन आपका यहाँ पर क्या किया जाता है? मर्ज एंड पर्ज किया जाता है, ठीक है। मर्ज एंड पर्ज किया जाता है, यही आता है आपका डेटा क्लीनिंग में। देन आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है, जैसे मिस यूज आपने, सपोज क्या बताऊं आपको, जैसे डेटा एंट्री फील्ड होती है ना जो, ठीक है। डेटा जहां पर आप एंट्री कर रहे हो वहां पर अगर स्पेस का मिसयूज किया गया है, सपोज करो आपका एक पूरी की पूरी स्लाइड में आपने बस एक ही कॉन्टेक्ट का नेम डाला हुआ है, ठीक है। और वो जो आपकी पूरी स्लाइड है
वो स्पेस ज़्यादा ले रही है। तो उसको क्या करोगे भाई आप, उसका मिसयूज़ हटाने के लिए आप बस एक छोटा सा उसको छोटे से फाइल में डाल दो, ठीक है, छोटी सी फाइल में कंप्रेस करके उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका डेटा एंट्री का मिसयूज़ हटाने के लिए, डेटा एंट्री फील्ड का मिसयूज़, ठीक है। इन सब से क्या हो जाता है, आपका डेटा क्लीन हो जाता है। तो याद रखना आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रोसेस, एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक क्लीनिंग। क्लीनिंग में आपका, आप समझ रहे हो, ये सब क्लीनिंग वाले ही काम है, डुप्लीकेशन, मर्ज एंड पर्ज, डेटा एंट्री का मिसयूज हटाना, ठीक है। बाकी स्टैंडर्डाइजेशन भी देख लिया। अब जैसे ही हमने डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, तो अब जो डेटा है वो आप भेज दोगे कहां पर, डेटा वेयर हाउस में। अब यहां पर ये जो डेटा आ गया, ये डेटा भी ना बल्क में होता है, अब समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे पिक्चर में आते हैं वॉटसन, ठीक है, क्या आते हैं, वॉटसन आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि आपका ये जो डेटा वेयर हाउस है ना, क्या कहा इन्होंने, आपका डेटा वेयर हाउस, इसमें क्या क्या यहाँ पे क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें एक पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस को डिफाइन करती हैं। तो भाई पहली बात इन्होंने बोली यहाँ पर कि ये होना चाहिए आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। कैसा डेटा वेयर हाउस होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये जो हमने ऊपर बात करी, ये तो है भैया जो डेटा है उसके साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, ठीक है ना। बल्क में डेटा आता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कराइए इस तरीके से। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब देखो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली सीआरएम में अपना अलग अलग टाइप का डेटा निकाल करके अलग अलग कस्टमर सेगमेंट के ऊपर डालना है। तो इन्होंने बोला सब्जेक्ट आप कम से कम ऐसा डालो कि आपको पता हो कि ये डेटा जो है वो मुझे कस्टमर टारगेटेड डेटा है, ये मेरा कैसा है भाई, कस्टमर टारगेटेड डेटा है। ये जो डेटा है मेरा, ये ऑपरेशनल टारगेटेड है, ठीक है। ये कैसा है, ऑपरेशनल टारगेटेड। तो एक काम करो, इन्होंने कहा कि भाई आपका डेटा वेयर हाउस कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि उसमें इतना तो होना चाहिए कि पता चले कस्टमर वाला डेटा यहाँ है, ऑपरेशंस वाला डेटा यहाँ है, इन्वेंट्री वाला डेटा यहाँ है। इन्वेंट्री मतलब आपको जो अपना इनसाइड द कंपनी आपको जो चेंजेस करने हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपकी इसमें आ जाती है इन्वेंट्री में। अरे बोलो हाँ, क्लैरिफाइड है क्या, छोटी सी बात है। देन आपका सेकंड नंबर पे इन्होंने बोला कैसा होना चाहिए भाई, डेटा वेयर हाउसिंग में इंटीग्रेशन होना चाहिए डेटा का। इंटीग्रेशन वही बात है जो हमने अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में करी। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हमने कहा भी कौन सा, हम पहले से बिना ट्रांसफॉर्म किए लेके आ रहे थे, ठीक है। तो भाई ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली यही है कि आप जितने जगह से डेटा लेके आ रहे हो ना, वो एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए, बढ़िया स्टार्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए डेटा वो आपका, ठीक है। अपना डेटा कैसा हो, स्टार्ट जैसा हो, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए और फिर आपका वो उसमें क्या होना चाहिए भाई, इंटीग्रेशन होना चाहिए सारी चीज़ों का, ठीक है। यानी कि जगह जगह से आप लेकर के तो आ रहे हो, लेकिन फिर आपका जो फाइनल आपके पास डेटा निकल के आ रहा है ना, वो इंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ, देखो यही तो है कि जब आप डेटा स्टैंडर्डाइजेशन करा रहे हो तो पर्सनल डेटा में आपका, देखो मेरी कंपनी कहाँ कहाँ पे थी, मेरी कंपनी तो इतने यहाँ पे 6-7 कंट्रियों में बैठी हुई है। तो इन सारी की सारी कंट्रियों का जो डेटा है ना, वहाँ से जितने भी मेल फीमेल हैं वो सभी इंटीग्रेट करके मैंने डाल दिए पर्सनल डेटा में, है ना। तो यही इसी टाइप का होता है डेटा इंटीग्रेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बोलो हाँ, क्लैरिफाइड है ना अब तो, हाँ। चलो, इंटीग्रेशन के बाद जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका टाइम वेरिएंट। क्या होता है भाई, टाइम वेरिएंट होना चाहिए। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो जैसे 3-4 जो वर्ड बता रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना। डेटा वेयर हाउस से वो ऐसा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डेटा वेयर हाउस, तो क्या बोलोगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा आपका इंटीग्रेशन, तीसरा टाइम वेरिएंट, और वैसे चौथा होता है आपका नॉन वोलाटाइल, ठीक है। क्या कैसा होता है आपका जो डेटा वेयर हाउस है, वो नॉन वोलाटाइल होता है। खैर समझाता हूँ अभी ये दोनों का मतलब क्या है। टाइम वेरिएंट का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसा होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका अपडेटेड होना चाहिए, अपडेटेड। समझ में आती है क्या बात, जैसे कि सपोज करो मैं हर मंथ क्या करता हूँ, अपना डेटा अपडेट करता जाता हूँ, तो बस ये टाइम वेरिएंट होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है ना डेटा के सेंस में, इसका मतलब होता है जैसे यार अभी मैंने आपसे बात करी, रियल टाइम डेटा है, ठीक है। कैसा है, रियल टाइम डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड में सेव होता रहता है। अब इन्होंने कहा इसमें यार ऐसा है कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो इतना सारा। आप देखो, जब भी आप डेटा वेयर हाउस में डेटा लेके जा रहे हो तो पूरा बल्क में डेटा लेके आना होता है, क्योंकि आप क्या करा के लेके आ रहे हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा सॉफ्टवेयर इसमें आपका लगा पड़ा होगा। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 कस्टमर का डेटा उठाया और पहुंच गया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कराने और आपने भेज दिया डेटा वेयर हाउस में, ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला कि भैया एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे बताया ना, मंथ में एक टाइम पीरियड मैंने ले लिया, और जब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार हर कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, वो किस चीज़ की
कंपनी है उस पर डिपेंड करेगा उसका टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने सब्सटेंशियल मेरा जो माई फोन कंपनी है मैं उसका मंथली डेटा उठा रहा हूँ, ठीक है। तो मंथली मैंने क्या बोला कि यार मेरा मंथली जो डेटा आ रहा है ना वो सेव करूंगा। यहाँ पे आपका जो रियल टाइम डेटा है, रियल टाइम डेटा वो सेव नहीं होगा। रियल टाइम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली अपडेट अपडेट करते जाना, जैसे ही मिलता जा रहा है तुरंत अपडेट करते जाओ, ये नहीं कराना है भाई इसमें, ठीक है। जो रियल टाइम डेटा होता है वो होता है वोलाटाइल, यानी कि वोलाटाइल का मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? नॉन वोलाटाइल आपका वेयर हाउस का डेटाबेस होना चाहिए। चलो ये सब बातें हो गई आपकी डेटा वेयर हाउस के बारे में। आई होप सब कुछ क्लैरिफाइड है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, कैसे क्या है। अब इसमें एक छोटा सा वर्ड आता है आपका मेटा डेटा। क्या आता है भाई? मेटा डेटा। क्या है ये मेटा डेटा? हाँ चलो देखते हैं इसको। कलर ही चेंज नहीं हो रहा, वेट अ सेकंड। ए हद है यार, एक सेकंड रुको। तो अब मैंने आपको यहाँ पर ऊपर क्या बताया कि हमने जब यहाँ पे इसका क्या कराया था, डेटा का देखो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कराया था ना यहाँ पे। हाँ, जब हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कराया तो पर्सनल डेटा अलग था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स अलग था, फील्ड नेम्स अलग थे। तो इस डेटा वेयर हाउसिंग में भी हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए। तो ये जो पूरा है ना, यानी कि एक तरीके से जो इंडेक्स बना हुआ है डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, उसे ही बोला जाता है मेटा डेटा। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? इट इज द इंडेक्स। क्या, या फिर इसको पहली डेफिनेशन देखो, इसकी ना 3-4 डेफिनेशन होती हैं और यही घुमा फिरा के आपका एग्जामिनर हमेशा पूछेगा। क्या पूछा जाता है इसमें? एक तो इट इज द, क्या होता है भाई? इट इज द डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा क्या है? ये आपका डेटा है अबाउट डेटा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपकी कोई बुक है, उस बुक में क्या होता है, पहले इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स का पेज होता है ना। फिर उस इंडेक्स के अंदर आपको बोला जाएगा, पहले वाले में आपका मैटर अराउंड अस है, फिर दूसरे वाले में आपका कार्बन कंपाउंड्स, इस तरीके से आपका लिखा रहेगा। फिर आप जिस पेज पे जाओगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो इंडेक्स होता है ना एक तरीके से, जिसमें ये लिखा रहेगा कि यहाँ पर आपका पहला जो आपकी फाइल सेव है वो है किसके ऊपर? ऑपरेशनल सीआरएम के ऊपर। दूसरी दूसरी वाली फाइल सेव है आपकी किसके किसको लेकर के? तो ये आपका ईआर अरे यार देखो ये आपका ईआरपी डेटा को लेकर के है। तो ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स होता है ना इसका, वही कहलाता है मेटा डेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेटा डेटा क्या हुआ? अब इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखो। इसे क्या बोला जाता है? इट इज द जहां पर इट बोल रहा हूं वहां पे आप लोग मेटा डेटा लगा लेना अपने आप से, ठीक है। इट इज द रोड मैप। क्या बोलोगे भाई? रोड मैप होता है ये टू द डेटा वेयर हाउस। यानी कि डेटा वेयर हाउस का इसको क्या बोला जाता है? रोड मैप भी बोला जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोड मैप ऑफ डेटा वेयर हाउस, क्या बोलोगे भाई? बोलो फटाफट से, क्या बोलोगे? हाँ, तो ये बोलोगे आप डेटा मेटा मेटा डेटा, ठीक है। चलो फिर इसमें आप क्या बोलोगे एक दूसरा, कि ये जो है आपका मेटा डेटा acts as a acts as a directory of data warehouse। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने फोन, अगर आपने पहले जो लैंडलाइन फोन्स होते थे उनको यूज किया हो, तो उसमें सबके नंबर लिखे रहते थे, उसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्टरी। तो यानी कि एक तरीके से आपको डायरेक्शन दिखाता है ये पूरा डेटा वेयर हाउसिंग की, कि कहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, जिससे कि हम जाकर के उसको तुरंत उसका एनालिसिस कर पाएं, उससे अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएं, जिसका हमें पर्टिकुलर यूज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके का आपका यूज होता है मेटा डेटा का, ठीक है। तो ये सब बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुआ? तो ये जो 2-3 डेफिनेशन है अच्छे से याद में रखना, बस इतना ही पूछा जाता है मेटा डेटा के बारे में। नाउ तो डेटा मार्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डेटा मार्ट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? डेटा मार्ट। ये डेटा मार्ट क्या है समझते हैं एक बार इसको। कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो, जब हम डेटा मार्ट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो डेटा वेयर हाउस है वही हमने एक छोटे से फॉर्म में उठा लिया, ठीक है। जैसे ये एक बड़ा सा डेटा वेयर हाउस था, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, पूरा बिग डेटा यहाँ पे आपका सेव हो रहा था। मतलब बहुत बड़ा होता है आपका जो डेटा वेयर हाउस होता है, हर तरीके का डेटा इसमें सेव है। लेकिन डेटा मार्ट जो है ना, वो इसका ही छोटा सा यहाँ पे एक सबसेट है। तो इसकी ना एक बार डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन से यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बनता है, एक बार समझाता भी हूँ फिर, है ना। तो लिखो, डेटा मार्ट इज अ डेटा मार्ट। अब यानी कि जो आपका डेटा मार्ट है, इज अ सबसेट ऑफ इज अ सबसेट ऑफ किसका सबसेट है? डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस
सबसेट का मतलब क्या है, ये आपका एक छोटा सा यानी कि स्केल्ड डाउन वर्जन है। ये आपका क्या है, सबसेट, यानी कि आपका क्या हो जाता है, स्केल्ड डाउन वर्जन। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में डाल के। बाकी ये क्या है, सबसेट है डेटा वेयर हाउस का, जो कि विच इज कस्टमाइज्ड। ठीक है, क्या लिखोगे भाई, विच इज कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज्ड टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड फॉर एनी, फॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, फॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कि आपका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसमें यूज के लिए जिसका जो है यूज मतलब इसको कस्टमाइज किया जाता है। जैसे कि सपोज करो, मैंने आपसे क्या बताया था यहाँ पे, जब मैं आपको ऊपर समझा रहा था डेटा, देखो डेटा वेयर हाउस के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने क्या बोला, हर प्रकार का डेटा, सेल्स टीम का डेटा, आपकी मार्केटिंग टीम का डेटा, सारा का सारा इसमें सेव होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना डेटा मार्ट की, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको किसी एक पर्टिकुलर टीम के लिए आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो, मैंने मेरा एक सेल्स टीम होती है मेरी, एक यहाँ पर क्या होती है, मार्केटिंग टीम होती है। अच्छा, सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम के बीच में एक एग्रीमेंट होता है एसएलए। चलो एसएलए की डेफिनेशन सुनाओ, जो मुझे एसएलए की डेफिनेशन बताएगा उसको मैं शाबाशी दूंगा। ठीक है, चलो सेल्स टीम हो गई है। अब देखो, यहाँ पर जो सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, दोनों को अलग अलग टाइप के डेटा की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया, डेटा वेयर हाउस की जगह इनके लिए एक पर्टिकुलरली कस्टमाइज करके पूरा डेटा हमने जो है इनको दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका छोटे फॉर्म में डेटा मार्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे भाई, डेटा मार्ट बोल देंगे। अरे बोलो हाँ, थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब इससे होगा क्या, जो आपका सीआरएम से अब क्या हुआ, आपका जो डेटा वेयर हाउस था उसमें आपने ईआरपी डेटा भी डाल रखा था, ये डेटा सोशल मीडिया का डेटा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो सीआरएम का डेटा था, बस वही सीआरएम का डेटा उठा करके एक सबसेट तो बना दिया सेल्स टीम के लिए, एक सबसेट बना दिया मार्केटिंग टीम के लिए। तो अब ये दोनों टीम ना अपना बढ़िया, इसमें छोटा छोटा काम है तो ये अपना आराम से क्या कर पाएंगी, जो भी इनकी स्ट्रेटजी होने वाली है, या फिर ये जो भी अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे हैं सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, किसको अप्रोच करना है, किसको अप्रोच नहीं करना है, मार्केटिंग टीम किसको अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी ये स्ट्रेटजी आराम से बना पाएंगे। समझ पा रहे हो उसका यूज क्या है, डेटा मार्ट का क्या यूज है, इसको बनाने की क्या ही जरूरत पड़ी हमें, है ना? कोई अगर चीज एग्जिस्ट कर रही है, बनाई जा रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, है ना? चलो, तो यूज तो समझ में आया। अब इसका क्या फायदा होता है ना, कि यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम होता है डेटा का, वो काफी कम होता है। आपने देखा जो बिग डेटा था उसमें आपका एक वी क्या था, वॉल्यूम का था। तो वॉल्यूम जो है डेटा का काफी कम होता है, और मेनली यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डेटा का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम कम है तो क्या होगा, आपको जो आपका बेसिकली यूज कर रहे हो ना आप सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम या फिर अपना जो क्लाउड सिस्टम यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपका जो कॉस्टिंग लग रही है वो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, है ना? तो कम कॉस्टिंग में इससे काम चल जाता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं, तो इसमें भी आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है उस पर फर्क कम पड़ता है। जैसे नंबर ऑफ यूजर्स का क्या मतलब हुआ, जो आपकी सेल्स टीम है इसमें तो कम यूजर्स होंगे ना, एज कंपेरेटिव टू अगर मैं आपसे बात करूं, ये पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स टीम में हो सकता है 20 लोग हो, मार्केटिंग टीम में आपके सपोज करो 22 लोग हैं। तो होगा क्या कि अगर मैंने डेटा वेयर हाउस का काम दिया, तो ये तो पूरे के पूरे 100 एम्प्लॉइज को यूज करना पड़ेगा ना डेटा वेयर हाउस का। लेकिन अगर मैंने क्या कहा कि ये सेल्स टीम का डेटा मार्ट है, ये तुम्हारा मार्केटिंग टीम का है, तो जो नंबर ऑफ यूजर इसे यूज कर रहे हैं, तो ये जो आपके सेल्स टीम वाले 20 लोग हैं वही यूज करेंगे, इसको 22 लोग ही यूज करेंगे। तो जो नंबर ऑफ यूजर है उस पर भी एक कैप लग गई है, तो नंबर ऑफ यूजर भी इसके कैप्ड हो जाते हैं। इससे भी टेक्नोलॉजी पे जो कॉस्टिंग आती है वो काफी कम हो जाती है। अरे बोलो हाँ। अब कॉस्टिंग कम होने के अलावा इसकी जो आपका रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है ना, जो बिजनेस फोकस होता है, जो बिजनेस फोकस होता है वो आपका कैसा होता है, मोर प्रेसाइज होता है। यानी कि आपके पास उतना ही सिलेक्टेड डेटा है सेल्स टीम के पास, तो वो आराम से उस पर काम कर पाएगी, और उसका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा प्रेसाइज निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो ये सब जो यूज होता है वो डेटा मार्ट का यूज होता है। और बाकी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं होती, पोर्टेबल बहुत आसानी से पोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी खासियत होती है डेटा मार्ट की। क्लियर हो पा रही है मेरी बात, समझ गए क्या? डेटा डेटा मार्ट क्या है, डेटा वेयर हाउस क्या है, मेटा डेटा क्या है, सब कुछ अब आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात आगे करते हैं। अब आपका ये बढ़िया डेटा वेयर हाउसिंग करा दी, डेटा मार्ट में डेटा पड़ा हुआ है, तो अब हमें इसका क्या करना है। अब जरा सा मैं आपको थोड़ा सा इसके स्टार्टिंग वाले फिगर पे लेके चलता हूँ। तो भाई यहाँ पे हम आ गए, देखो ये हो गया आपका फिगर।
मैंने आपसे क्या बात करी, हमने डेटा से कहानी शुरू करी, डेटा वेयर हाउसिंग समझ ली, क्या डेटा वेयर हाउसिंग है, क्या इसमें मेटा डेटा, क्या डेटा मार्ट, यहाँ से क्वेश्चंस बन गए। अब देखेंगे हम कि यार ये सीआरएम एनालिटिक्स लगा करके ये रिपोर्टिंग क्या है, ओलैप एनालिसिस क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होती है, ठीक है। फिर थोड़ी सी बात हमें स्केलिंग की करनी और रह गई है, क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ये जब आपका सीआरएम एनालिटिक्स किया जाता है ना, तो दो प्रोसेस निकल के आती हैं, एक होती है एनबीए, एक होता है आपका एनबीओ। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार फटाफट से समझते हैं, है ना। तो फिर से यार नीचे आना पड़ेगा, फिगर बड़े दूर दूर हो जाते हैं। चलो खैर एनबीए पे आते हैं। देखो एनबीए की बात करेंगे सबसे पहले। एनबीए, ये एनबीए क्या होता है? तो ये आपका होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑफर्स, ठीक है, क्या सॉरी नेक्स्ट बेस्ट एक्शंस। क्लियर है, क्या होता है आपका नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास में डेटा सब कुछ बढ़िया आ गया, जब हमने उसका एनालिसिस किया डेटा का, ठीक है, डेटा का एनालिसिस हो रहा है बढ़िया, डेटा एनालिसिस करने के बाद हमने निकाला कि यार कुछ कस्टमर हमने सिलेक्ट कर लिए, इनके साथ में हमें क्या करनी है, अप सेलिंग करानी है इनको, या फिर हमने कुछ कस्टमर ऐसे सिलेक्ट कर लिए कि इनको हमें क्या करानी है, क्रॉस सेलिंग करानी है, या फिर हमने कस्टमर जो हमारे हैं भी नहीं, कुछ हमने प्रोस्पेक्ट अपने देखे, या फिर हमने कुछ लोगों को देखा, कुछ हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो गए, उनको हमने देखा तो हमने कहा यार इसको तो अप सेलिंग करानी है, इसके साथ क्रॉस सेलिंग करानी है। तो नेक्स्ट बेस्ट एक्शन आपकी ये प्रोसेस है, ये निकल के आती है किसके बेसिस पे, CLV के। अब याद आ रहा है कि आपका CLV क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, ये फ्यूचर को देख करके आपकी क्या की जाती है, हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है, जो हमें फ्यूचर के बारे में बताती है, यानी कि फ्यूचर में हम डिसाइड करते हैं कौन सा कस्टमर हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। या फिर आपका दूसरा यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेलिंग हो गई, अप सेलिंग हो गई, या फिर हम CLV के बेसिस पे अपना डिसाइड करते हैं नेक्स्ट बेस्ट एक्शन, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू हम देखेंगे यार किसको हमें यहाँ पे ऑफर देना है, यानी कि हमें कुल मिलाकर के ये देखना है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है और कौन सा ऐसा हमारा एक्शन होगा जो उसके लिए फिट बैठेगा। यानी कोई कस्टमर है, अब जैसे कोई लैप्स्ड कस्टमर है, याद आ रहा है ना लैप्स्ड वाला, तो लैप्स्ड कस्टमर को आप क्या करोगे, क्या देना चाहोगे उसे, उसे हम ऑफर देके अपनी तरफ खींचना चाहेंगे ना, तो उसके लिए जो हमारा एनबीए होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। हमें अगर अपसेलिंग करानी है तो हमारा एनबीए अलग होगा, क्रॉस सेलिंग के लिए एनबीए अलग होगा, ठीक है। अब ये जो एनबीए है, यानी कि हमारा जो अगला नेक्स्ट बेस्ट एक्शन है, किस पे डिपेंडेंट है, एनालिटिक्स पे, या फिर हमारा जो एनालिसिस हमने किया अपना एनालिटिकल सीआरएम के थ्रू उस पे बेस्ड है। अब थोड़ा सा समझना यार, अब आपका इसमें ये भी देखा जाता है कि अब डेटा वेयर हाउसिंग में तो सारा कुछ रहता है, मैंने आपसे बोला सीआरएम का डेटा या फिर आपका जितनी भी टीम है ऑपरेशनल डेटा, तो कुछ ऐसे कस्टमर भी तो होंगे जिनकी फाइल ऑलरेडी खुली रखी है कि भाई इनकी कोई यहाँ पे सपोज करो उनका कोई इश्यू आया था, ठीक है, उन्होंने कोई कंप्लेंट डाली, क्या किया उन्होंने कंप्लेंट डाली। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सपोज करो एक पर्सन ने फ़ोन खरीदा बढ़िया सा, उसका फ़ोन 1 ईयर के अंदर ही ख़राब हो गया, उसने कंप्लेंट डाली हुई है, और आप बढ़िया अपनी लिस्ट निकाल करके अपना एनबीए डिसाइड कर रहे हो, और आपने उस कस्टमर को चूज़ कर लिया, यार इस कस्टमर को तो हम क्या करेंगे, अप सेलिंग कराते हैं। लेकिन आपको उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा भैया कंप्लेन वगैरह, अब सोचो उसने कंप्लेंट डाल रखी है और आपकी कंपनी उसे कॉल कर रही है अप सेलिंग करने के लिए, तो क्या आपका इमेज जाएगी, क्या आपकी ब्रांड वैल्यू रहेगी, पूरा गिर जाएगा, है ना। वो कस्टमर क्या आपसे आप सामान खरीदना चाहेगा, वो कहेगा यार मेरी कंप्लेन तो सॉल्व करी नहीं, अब दूसरा फोन और बेचने लगे, नया मॉडल उसका, है ना। तो ये चीज भी आपकी देखी जाती है एनबीए डिसाइड करते टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए एनबीए इज डिपेंडेंट ऑन, पहला तो आपका पॉइंट हो जाएगा भाई एनालिसिस या फिर एनालिटिक्स पे, ठीक है। और आपका जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है कॉन्टेक्सचुअल, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टेक्सचुअल सर्कमस्टांसेस, या फिर सर्कमस्टांसेस वर्ड यहाँ सही नहीं रहेगा, कंडीशंस वर्ड यहाँ पर आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, तो भैया कंडीशंस लिख लो। तो जो आपकी कॉन्टेक्चुअल कंडीशंस हैं वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसे ही तो बेटर बनाना है, तभी तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो हमारा जो CX है वो बिगड़ सकता है अगर हम बिना कुछ देखे हुए एनबीए को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना। क्लियर हो गया कि भैया एनबीए क्या होता है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी एनबीओ की। यहां पर आ गया अब आपका एनबीओ। ये एनबीओ क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑफर, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट बेस्ट ऑफर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट बेस्ट ऑफर क्या है, ये भी आपका जो एनबीए है, एनबीए का ही एक पार्ट है, ठीक है। एनबीए क्या होता है, एक्शन, उस एक्शन के अंदर ही आपका ये एनबीओ आता है। अब बेसिकली इस एनबीओ को स्टार्ट किसने किया था, तो याद रखना एनबीओ वॉज स्टार्टेड बाई अमेजॉन। किसने स्टार्ट किया था एनबीओ को, अमेजॉन ने स्टार्ट किया था।
अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा। अगर आप अमेजोन से, और आजकल तो खैर सारे यूज़ करने लगे हैं, अगर आप क्या करते हो, कभी कोई आप ई कॉमर्स साइट से कोई चीज़ खरीदना, ठीक है। सपोज करो मैंने वहाँ से क्या खरीदूँ मैं, फ़ोन ही खरीद लेते हैं, ठीक है। चलो फ़ोन मैंने खरीद लिया, या फिर एप्पल का, चलो चार्जर खरीदते हैं, ठीक है। एप्पल का मैंने क्या किया, चार्जर खरीदा। और वहाँ से मैं जब चार्जर खरीद रहा था तो जब मैं पेमेंट करने गया तो पेमेंट करने जाते टाइम आपको क्या दिखेगा, पर्सन्स हु बॉट दिस, या फिर पीपल ऐसा लिखा आएगा, पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दैट, ठीक है। हु बॉट दिस, या राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी है ना, किसी ने राइटिंग गंदी बोली ना उल्टा लटकाऊंगा, ठीक है। पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दैट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने ये खरीदा है उन लोगों ने वो भी खरीदा है, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट तो लेने जा रहे हो, बट उसके अलावा वो दो तीन चीजें और आपको चिपका देना चाहते हैं, यानी कि आपको कर क्या रहे हैं, क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग मैंने कहाँ बताया था, एनबीए में करवा रहे थे, ठीक है। जो एनबीए था वहां पर ही तो आप क्रॉस सेलिंग की बात कर रहे थे। तो बेसिकली आपका ये कहाँ से ग्राउंड वर्क इसका स्टार्ट हुआ था, तो ये अमेजोन से स्टार्ट हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं चार्जर खरीदने गया, इन्होंने रिकमेंडेशन में डाल दिया कि जिन लोगों ने चार्जर खरीदा है उन लोगों ने इसका फ़ोन भी खरीदा हुआ है, ठीक है। या फिर फ़ोन के अलावा उसका जो ईयरफोन है, ईयरपॉड है, वो भी खरीदा हुआ है, ठीक है। तो बस अगर मैं चार्जर को मैं लेने जा रहा था, कुछ लोग होते हैं भाई ईयरपॉड भी खरीदना पड़ेगा, अब तो चलो ईयरपॉड भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें, अब बेसिकली इसके अंदर ये यही आपका ये जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं नेक्स्ट बिग ऑफर। अब यहाँ दो तीन बातें समझना, एक प्रोसेस इसके अंदर काम करती है। अब ये जो चीजें बता रहा हूँ ना यार, ये एक एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो समझना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहली बात, जो टूल, द टूल्स, क्या लिखोगे भाई, द टूल्स दैट सपोर्ट एनबीओ, ठीक है ना। जो टूल आपके एनबीओ को सपोर्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हें हम बोलते हैं रिकमेंडेशन इंजिन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन इंजिन्स। तो ये क्वेश्चन आपका कभी कभार अगर मिल जाए तो याद रखना कि एनबीओ को जो टूल सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, रिकमेंडेशन इंजन। दूसरी बात भाई, कि आपको जो भी एनबीओ प्रोवाइड किए जाते हैं ना, आपको अब उसे कैसे पता कि आप ये एयरपोर्ट लोगे या नहीं लोगे, वो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेगा। सपोज करो मैं अमेजोन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उस पर बढ़िया पहले, सपोज करो मैंने अमेजोन से ही जो आईफोन खरीदा है, फिर उसके ही मैं अराउंड 2-3 डेज के बाद उसमें से चार्जर ऑर्डर करता हूँ, तो वो मुझे 100% चांसेस है कि वो मुझे एयरपॉड खरीदने के लिए रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई तुमने आईफोन अभी खरीदा हुआ है, चार्जर तुम ले रहे हो, तो एयरपॉड भी तुम लोगे ही लोगे, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके। क्या किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके। किसका यूज कर रहे हैं, कौन से एनालिटिक्स का, प्रेडिक्टिव। याद रखना क्या हो रहा है, वो प्रेडिक्शन ही तो कर रहा है। ये प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे कर रहा है, तो ये प्रेडिक्शन की जाती है आपकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री, ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है। या फिर आपके जो टच पॉइंट्स हैं, टच पॉइंट्स अब समझ गए होंगे ना सभी लोग, टच पॉइंट कहाँ कहाँ बनते हैं, जहां जहां आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से टच हो रहे हो, जितने भी टच पॉइंट बने हुए हैं वहां पर आपका ये क्या करेगा, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेगा कि आपको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा ये काम एक और कर सकता है कि एयरपॉड आपको ये बताएगा, जिन लोगों ने खरीदा है उन लोगों ने एयरपॉड भी खरीदा, और हम आपको स्पेशली एयरपॉड पे 20% का ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज लोगे तो आपको 20% का ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी इसी में आ जाती है, एनबीओ में। समझ में आती है क्या बात, क्लैरिफाइड हो गई। तो किसका यूज किया जाता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज किया जाता है ना। इवन इसमें जो आपका ट्रांजैक्शनल डेटा है, इसके अलावा आपकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री के अलावा जो आपका डेमोग्राफिक डेटा है उसका भी यूज किया जाता है, यानी कि आप किस जगह रह रहे हो, क्या चीजें हैं, उसके बेसिस पर भी आपको कई सारे प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं। सपोज करो मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे सारे लोग आईफोन लिए हुए हैं, और उस डेमोग्राफी का रेट ही है कि सब लोग आईफोन के अलावा एयरपोर्ट लेके घूमते ही घूमते हैं, तब तो वो मुझे पक्का का पक्का करेगा एयरपोर्ट रिकमेंड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि आपकी एनबीओ के अंदर आती हैं, समझ गए होगे। और ये सब कैसे होता है, एनबीओ एनबीए, ये सब आता है आपका बाय द रिजल्ट ऑफ द एनालिटिक्स, जो कि किसके किसके एनालिटिक्स के ऊपर, जो हमने डेटा सेव किया हुआ है या फिर जो हमारा डेटाबेस बना है, एनालिसिस वगैरह किया हुआ है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल सीआरएम का पार्ट होता है। क्लियर हो गया, तो हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, अब हमें लास्ट वाली जो क्लास है एनालिटिकल सीआरएम की, उसमें क्या कवर करना रह गया है।
तो देखो, अब आप ये समझ गए, एनालिटिक्स का हमने यूज भी समझ लिया, इसमें एक दो बातें भी समझ ली, अब बस हमें रिपोर्टिंग क्या है, ओलैप। अब ये जो रिपोर्टिंग है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओलैप एनालिसिस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, डेटा माइनिंग हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बस ये चीजें हम कवर करेंगे। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो है आउटपुट देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो पहली वाली प्रोसेस क्या है, डेटा सोर्सेस की, फिर हमने डेटा को स्टोर किया, डेटा का एनालिटिक्स किया, और फिर हमें वहां से आउटपुट मिलेगा इन सभी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो बस यही आपको डेटा माइनिंग वाली अच्छे से हम समझेंगे, और फिर आपका जो ये एनालिटिकल सीआरएम है वो फिनिश हो जाएगा कल की क्लास में। और इसके अलावा एक और क्लास होगी जिसमें कि हम जो कोलैबोरेटिव है वो फिनिश करेंगे, बस इसके अलावा जो और आपका मिसलेनियस है वो सब बातें फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और एक ये स्केलिंग वाला पार्ट ये भी करना है यार, ठीक है। तो ये स्केलिंग क्या है कि ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेवल ऑफ मेजरमेंट कैसे होता है डेटा का, ठीक है, क्योंकि डेटा जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये सिलेबस में भी आता है सीआरएम के। खैर ये सभी बातें अब आप समझ पा रहे होगे। ये सब दिखाने का मेरा क्या मोटो है यार, कि मैं क्यों आपको ये सब दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी तो पता चले क्या पढ़ रहे हो, कैसे चीजें आ रही हैं, कैसे माइंड में सेट करना है। सबसे बढ़िया आप देखो, नोट्स जब आप बनाओगे ना तो आपको पता रहेगा कि मैं कब क्या कर रहा हूँ, कब पढ़ना है, कब क्या चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। जब चीजें जोड़ जोड़ के पढ़ते हो तो ज्यादा उसमें आपको फायदेमंद रहता है, ठीक है। और बाकी सब लोग मेहनत करते रहो, रिवीजन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, रिवीजन करना स्टार्ट करो। मैं डेली बोलता हूँ रिवाइज करो रिवाइज करो, एक दो दिन की छुट्टी मिलती है वहां भी रिवीजन किया करो। जितना पढ़ाया हुआ है ना HIRD में मैंने आपको और CRM में, उतना तो रिवाइज करके जाना ही जाना है एनी हाउ, ठीक है। और HIRD में आपके देखते हैं करंट अफेयर वगैरह, तो ये सब चीजें अगर आप कर लोगे ना तो मतलब सीआरएम में तो आपका क्वेश्चन कहीं से छूटना ही नहीं है। बस आपको मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से सुन के जाना है, मेरा एक एक वर्ड बहुत अच्छे से नोट कर लो यार, उसको याद रखो, जो करना है करो, और बस याद रखना है उन सबको, ठीक है, मेहनत करनी है। और इसके अलावा मैथ वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हो ना, मैथ और रीजनिंग छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जीके पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, सारा कुछ तो यार प्रोवाइड करवा दिया, करंट अफेयर भी दे दिया है। तो बस अब आपको पढ़ना पढ़ना रह गया, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।